हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं कि किसी भी सहकारी सोसाइटी का पुनर्गठन कैसे होता है और उस सोसाइटी को क्या क्या सहयोग, वो सोसाइटी क्या सहयोग करती है, उसकी भागीदारी क्या है, उसको रद्द कैसे किया जाता है, उसको समाप्त कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले सोसाइटी का पंजीयन या रजिस्ट्रीकरण कैसे होता है, ये टॉपिक हो चुका है। उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है या संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सब हो चुका है। कि नाम में अगर बदलाव करना हो, उसकी उपविधियों में बदलाव करना होगा, उसकी क्या शर्तें हैं, क्या उसमें नियम है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लग रहा है। तो आपके लिए मैं अब ट्राई करूंगा कि हर एक दिन के गैप में आपके लिए मैं एमसीक्यू भी इसके साथ साथ लाते रहूं। तो चले देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी का पुनर्गठन कैसे किया जाता है। पुनर्गठन मतलब होगा, पुनर् मतलब क्या होता है, दोबारा। ठीक है, गठन तो हो चुका है, उसका फिर से गठन करना है। पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, किसका, किसी भी समिति या किसी भी सोसाइटी का। तो देखिए क्या है, पहला एक है तो सोसाइटी का अगर हम बोलेंगे तो अभी आपको मैं बताया था कि सोसाइटी देखा जाए तो 12 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण देखा जाए तो। लेकिन अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन में सोसाइटी किया है 2 प्रकार की है। जैसे पहला है प्रभावी सोसाइटी और दूसरा है परिणामी सोसाइटी। ठीक, तो प्रभावी सोसाइटी क्या है समझिएगा। प्रभावी सोसाइटी ऐसा है जो स्वयं के पुनर्गठन करके बनी हो। जैसे मैं बात करूं, एक मेरी खुद की सोसाइटी, मैं एक समिति हूं, है ना, मैं एक समिति बनाया हूं 15 से 20 लोगों का, मतलब मैं अपने में क्या हूं, एक सोसाइटी हूं। अब मेरे को स्वयं में ही क्या करना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। स्वयं की ही सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव कर हो सकता है सदस्यों की संख्या में किसी भी प्रकार की मेरे को अगर बदलाव करना हो तो मैं क्या करूंगा, स्वयं की क्या करूंगा, सोसाइटी में क्या करूंगा, बदलाव करके उसको फिर से क्या करूंगा, गठित करूंगा। फिर से कहने का मतलब पुनर्गठित करूंगा। तो अगर कोई सोसाइटी स्वयं को क्या करे, पुनर्गठित करे, तो उसको क्या कहा जाता है, याद रखिए, प्रभावित सोसाइटी। एकदम स्पष्ट शब्दों में आप समझिएगा। आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप पीडीएफ जो कि मैं टेलीग्राम लिंक में भेज चुका हूं इस अधिनियम का, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का, तो आप उसको ओपन करके ही इसको पढ़िएगा, क्योंकि उसमें शब्द जो है वो काफी कठिन है। डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, और कुछ कुछ चीजें मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा रहता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजों को एक व्हाइट बोर्ड में लिखना वहां पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप उस अधिनियम को ओपन करके रखिए, उसके बाद में इसको तो बता ही रहा हूं। तो सबसे पहले किसको बोलेंगे, अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहले प्रभावित सोसाइटी। जो सोसाइटी अपने स्वयं में क्या करे, स्वयं में बदलाव करके उसका क्या करे, पुनर्गठन करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रभावित सोसाइटी। दूसरा देखते हैं हम परिणामी सोसाइटी किसको बोलते हैं। देखिएगा, आप समझिए, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग 2 सोसाइटी है। ये पहली सोसाइटी हो गई, ये दूसरी सोसाइटी हो गई। ठीक है, इसके कुछ अलग नियम कानून होंगे, इसके कुछ अलग नियम कानून होंगे, समझिएगा। तो प्रभावी, पहला हम देखें क्या, प्रभावी सोसाइटी, दूसरा परिणामी। परिणामी का मतलब क्या होगा, देखिए, जब दो सोसाइटी या 2 से अधिक, हो सकता है 2 से अधिक सोसाइटी, तो जब 2 या 2 से अधिक सोसाइटी आपस में मिलकर एक नया सोसाइटी बना ले, यह भी किया जा सकता है। याद रखेगा, जब 2 या 2 से अधिक सोसाइटी मिलकर आपस में एक नई सोसाइटी बना ले, 2 या 2 सोसाइटी मान लीजिए आपस में मिलकर एक नई सोसाइटी बना लिए, ठीक, तो उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे परिणामी सोसाइटी। जब एक ही सोसाइटी, जैसे मान लो एक सोसाइटी मिलकर 2 सोसाइटी बना ले, तो उसको भी आप बोलोगे क्या, परिणामी सोसाइटी। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखिए अभी आएगा, वो सब चीज आएगा ना। और तीसरा किसको बोलोगे, अगर मान लीजिए, देखिए, कोई अन्य सोसाइटी, जैसे मान लो मैं एक सोसाइटी हूं, ये एक सोसाइटी है, इसकी जो भी संपत्ति होगी या इसकी कोई भी दायित्व होगा, संपत्ति को, इसके कोई भी दायित्व को कोई अन्य सोसाइटी आके क्या कर ले, पूरी तरीके से या आंशिक तरीके से, मतलब थोड़े से अंश को क्या कर ले या पूरे अंश को क्या कर ले, वो ले ले। समझ रहे, जैसे मान लो सोसाइटी है, कोई अन्य सोसाइटी आती है और इसके जो भी अंश है, जो पहली सोसाइटी है, उसके अंश को क्या कर ले, तो उसके दायित्व को, उसकी जो संपत्ति है उसको या तो पूरी तरीके से ले ले या तो आंशिक रूप से ले ले, उसको आप क्या बोलोगे, परिणामी सोसाइटी बोलोगे। समझ रहे हैं, तो समझ रहे। तो देखो, पहला क्या, स्वयं को सोसाइटी के साथ सम्मिलित करना।
ठीक, वही बताया मैं, जब दो या दो से अधिक सोसाइटी आपस में मिल जाए, इसी को क्या बोल रहे हैं, जब स्वयं के साथ, स्वयं को किसी सोसाइटी के साथ सम्मिलित करना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं ना, आप समझिएगा। दूसरा, अपनी अस्तिया, अस्तिया मतलब होती है संपत्ति, अस्तिया तथा दायित्व को किसी अन्य सोसाइटी को आंशिक रूप से या फिर पूर्णतः क्या करना, उसको दे देना। ठीक है, अभी बताया। तीसरा पहला हुआ, दूसरा और तीसरा देखते हैं। स्वयं को, अगर सोसाइटी स्वयं को दो या दो से अधिक सोसाइटी में विभाजित करे, ठीक है, ये पहला क्या बोला है, मिला देना। जब दो से अधिक सोसाइटी आपस में मिल जाए, ठीक है, मिलना क्या होगा, जब दो सोसाइटी होगी तभी तो मिलेगा ना, तो मिनिमम मिलने के लिए कितनी सोसाइटी चाहिए, दो सोसाइटी, और टूटती भी है तो मिनिमम कितने में टूटेगा, दो ही में तो टूटेगा ना, समझ रहे हैं। तो स्वयं को दो या दो से अधिक सोसाइटी में विभाजित कर ले, तो इसको आप क्या बोलोगे, परिणामी सोसाइटी बोलोगे। चौथा देखो, चौथा क्या है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक सोसाइटी है और ये भी एक सोसाइटी है, मैं दोनों ब्लैक को ले रहा हूं। इस सोसाइटी का उद्देश्य हो सकता है कुछ, जैसे मान लो कुछ एक उद्देश्य होगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कॉपी बेचने का हो सकता है, कॉपी बेचने का, और इस सोसाइटी का भी काम क्या है, सेम है, कॉपी बेचने का। तो जब दो सोसाइटी का उद्देश्य भिन्न ना हो, मतलब जब दो सोसाइटी का उद्देश्य लगभग बराबर हो, ऐसी स्थिति में क्या करता है कि एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कर लेती है, अपनी सोसाइटी का पुनर्गठन कर लेती है। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं, एक सोसाइटी का काम, मान लो दोनों सोसाइटी का काम सेम है, अब एक सोसाइटी आया और बोला कि मैं इसकी सोसाइटी, ये जो सोसाइटी ये जो काम करती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य तो सेम है, अब इसके जो उद्देश्य है उसको मैं पूरा करूंगा। अब ये जब ऐसा बोलती है पहला सोसाइटी कि इसके उद्देश्य को ये पूरा करेंगे, ऐसी स्थिति में इस पे पुनर्गठन करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना भाई, इसी में जब ये इस प्रकार का काम बोल रही है करूंगा करके, जो भी है सोसाइटी है, ऐसी स्थिति में तो इसको पुनर्गठन करना ही पड़ेगा ना। तो इसे अगर इसके तहत जब दोनों के उद्देश्य बराबर है, तो इसमें अगर पुनर्गठन होगा तो याद रखेगा, उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो भी है, जो दूसरे जो सोसाइटी है उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर बोलती है, तो अपने में पुनर्गठन करेगी वो सोसाइटी, और अपना जो सदस्य है उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले क्या 2/3 सदस्य अगर इसको संकल्प को पारित कर दे, तो इस प्रकार के सोसाइटी को क्या कहा जाता है, याद रखेगा, परिणामी सोसाइटी कहा जाता है। क्लियर है? एक बार और शॉर्ट में समझिए, जब किसी दो, याद रखिएगा, जब किसी दो सोसाइटी के उद्देश्य लगभग बराबर हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने आप में पुनर्गठन करती है, तो पुनर्गठन करेगी, तो पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 संकल्प के द्वारा पारित करके। मतलब मान लीजिए उस बोल सकते सोसाइटी में 15 सदस्य हैं, तो 15 में मान लीजिए हम 12 उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, मान लीजिए 9 लोग मतदान कर रहे हैं, तो 9 का उपस्थित कितने हैं, कितना 12, और मतदान कर रहे हैं 9, तो उपस्थित तथा मतदान, तो मतदान कर रहे हैं ना, तो 9 का 2/3 का कितना हो जाएगा, लगभग 6 होगा। ठीक है, तो 6 लोग अगर संकल्प पारित कर दे, तो इस प्रकार की सोसाइटी जो दूसरे के उद्देश्य को पूरा करेगी उसको आप क्या बोलोगे, परिणामी सोसाइटी बोलोगे। तो 4 प्रकार से हैं। क्लियर है? ठीक। परंतु अब यहां पर बात आती है, परंतु लेकिन किंतु यहां पर आ रहा है। देखिए पहला क्या होगा, यह तब तक मान्य नहीं होगा जब रजिस्ट्रार इसको अनुमोदन ना कर दे। स्वाभाविक सी बात है, इसका प्रमुख शीर्ष अधिकारी के तौर पर हम किसको जानते हैं, रजिस्ट्रार को। तो जब रजिस्ट्रार परिणामी सोसाइटी या प्रभावित सोसाइटी जो इस प्रकार की सोसाइटी है, अगर रजिस्ट्रार ही उसको अनुमोदित ना करे, तो स्वाभाविक सी बात है ये तो आगे मतलब आप उसमें पुनर्गठन कर ही नहीं सकते। ठीक। दूसरा, सहकारी बैंक के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सहकारी बैंक के मामले में रजिस्ट्रार की कोई शक्ति नहीं है। सहकारी बैंक के मामले में अगर सहकारी बैंक को पुनर्गठन करना है, तो उससे पहले आरबीआई, याद रखिएगा, आरबीआई के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही रजिस्ट्रार कुछ कर सकता है। क्लियर है? तो अगर सहकारी बैंक में अगर पुनर्गठन करना है, तो उसके पहले आरबीआई के अनुमोदन की अर्थात पूर्व अनुमति की जरूरत है। क्लियर? तीसरा, पुनर्गठन से
किसी सोसाइटी के हितों, सदस्यों के हितों में अगर प्रभाव पड़ता है या संभावना होती है तो इसकी सूचना समस्त व्यक्तियों को दी जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे कि बात करते हैं, एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी को तोड़कर दो सोसाइटी बना रहे हो। एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं इन सब में, या दो सोसाइटी को मिलकर एक सोसाइटी बना रहे हो, जो 4 एग्जांपल लिखा हूं उसी में। तो मान लीजिए ऐसा आप कर रहे हो और सोसाइटी में कई सदस्य हैं, तो अगर ऐसा करने से किसी सोसाइटी के किसी सदस्य को तकलीफ हो रही है क्या, उसके उद्देश्य या बोल सकते हो उसके हितों को प्रभावित कर रही है क्या, ठीक, हितों को अगर प्रभावित कर रही है या प्रभावित करने की संभावना बनती है, ऐसे स्थिति में याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जाएगी कि क्या आपके हितों को वहां पर खतरा है क्या, या फिर आपके हित वहां पर प्रभावित होने की संभावना है क्या। इस प्रकार की सूचना उन सभी व्यक्तियों को दी जाती है। क्लियर है? जो उसके सदस्य हैं। तो अब समझ रहे क्यों दी जाएगी। पहला देखिए क्यों दी जाती है कि परिणामी सोसाइटी का सदस्य, अब यहां पर समझिए, अब सूचना दी जाएगी किसको, सदस्यों को, और सदस्यों को सूचना दी जाएगी कि हम इस प्रकार का बदलाव कर रहे हैं। अब भाई बदलाव कर रहे हैं तो आपके हितों में, तो आपके हितों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए जो बदलाव हो रहा है, जो पुनर्गठन हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए, उनको फिर एक ऑप्शन दिया जाता है, उनको ऑप्शन दिया जाता है। क्या ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है वे परिणामी सोसाइटी का सदस्य बन जाए। कि जैसे मान लो ये गठन कर रहे हैं, दो सोसाइटी मिलकर एक सोसाइटी बन रहे हैं, ऐसे में अगर किसी के हित अगर वहां पर प्रभावित हो रहा है तो उनको सूचना दी जाती है और उनको ये कहा जाता है काम कीजिए, आप भी इस सोसाइटी का अर्थात परिणामी सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि दो सोसाइटी जब मिलती है उसको क्या बोलती है, आप परिणामी सोसाइटी तो बोलते हैं ना। तो उनको ये कहा जाता है कि आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाइए। समझ में आ रहा है? दूसरा, प्रभावित सोसाइटी के संबंध में अंश व हित या शुद्धों को वापस लेना, या उनको यह कहा जाता है कि आप जिस सोसाइटी के सदस्य हैं, ऐसी सोसाइटी में अगर आपका कोई अंश होगा, अगर आपका कोई हित होगा, उसी को कहा जाता है, तो आप उसको क्या कर लीजिए, वापस ले लीजिए। समझ रहे हैं? तो ये दो ऑप्शन उनको दिया जाता है, या तो सदस्य बन जाइए, या तो अगर आपका कुछ अंश होगा तो आप उसको वापस ले लीजिए। क्लियर? और ये जो डिसीजन लिया जाएगा, ए और बी वाला जो डिसीजन लिया जाएगा, वो जिस दिन उनको सूचना मिली है, सूचना जारी किया गया है समस्त सदस्यों को कि आपका पुनर्गठन किया जा रहा है, ये पुनर्गठन किया जा रहा है, इनकी जिस दिन सूचना मिलेगी सदस्यों को, याद रखिएगा उसके 30 दिनों के भीतर निर्णय लेना पड़ेगा सदस्यों को कि वो उसके सदस्य बन रहे हैं कि क्या अपने अंशों को वापस ले रहे हैं, अपने जो भी हित है, अपने जो भी शोध है उसको। समझ रहे हैं? तो कितने दिन का समय दिया जाएगा उनको? 30 दिन का समय दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक। अब देखिए आगे, जब तक ये 30 दिन जब तक नहीं होगा तब तक याद रखिएगा ये पुनर्गठन जो हो रहा है वो मान्य नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी तो पुनर्गठन मान्य कैसे होगा। ठीक। देखिए उसके बाद ये तो 3 पढ़ लिए, ये हुआ ना, 1 2 3 हुआ। चौथा देखते हैं, चौथा मतलब परंतु ये क्या क्या नहीं होगा उसकी बात करें, होगा नहीं होगा जो भी है। चौथा देखते हैं, रजिस्ट्रार के आदेश पर प्रभावित सोसाइटी की समस्त अस्थि या जिसको आप संपत्ति बोलते हैं, वह दायित्व को परिणामी सोसाइटी में हस्तांतरण कर दी जाएगी। नहीं समझे? देखो क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रार आदेश देगा कि जो भी सोसाइटी, देखिए प्रभावित सोसाइटी की बात कर रहा हूं, जो भी 2 प्रभावित सोसाइटी है वो मान लीजिए क्या हो रहा है, वो हस्तांतरण हो रहा है या अलग हो रहा है, जो भी आप बोलो। ठीक है? अगर वो परिणामी सोसाइटी, सॉरी प्रभावित सोसाइटी अगर परिणामी सोसाइटी बन रहा है, मतलब अभी प्रभावित सोसाइटी अलग अलग है, बनेगा कब, जब वो एक हो जाएगा तो क्या बनेगा, परिणामी सोसाइटी बनेगा। इससे पहले क्या है, वो प्रभावित सोसाइटी है। समझ रहे हैं? तो अगर कोई सोसाइटी प्रभावित सोसाइटी से परिणामी सोसाइटी बन रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो भी संपत्ति है, जो भी दायित्व है, उसको परिणामी सोसाइटी में क्या करना पड़ेगा, हस्तांतरण करना पड़ेगा, उसको वहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जब प्रभावित सोसाइटियां मिलकर परिणामी सोसाइटी बन रही है, ऐसी स्थिति में उनकी जो दायित्व है, उनकी जो संपत्ति है, उनको परिणामी सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, परिणामी सोसाइटी में हस्तांतरित करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। चलिए चौथा हुआ। 5वां देखते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक सोसाइटी सम्मिलित की गई है, मतलब जहां 2 या 2 से अधिक सोसाइटी मिलकर एक सोसाइटी परिणामी सोसाइटी बनी है बोल रहा है, या
संपरिवर्तित की गई है। या संपरिवर्तित मतलब होता है, संपरिवर्तित मतलब होता है बदली गई है। बदली गई मतलब बोल सकते हैं आप अलग की गई है, ठीक है। या वही या विभाजित की गई है तो रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, जहां दो या दो से अधिक सोसाइटी सम्मिलित की गई है, समझ रहा, या संपरिवर्तित की गई है या विभाजित की गई है, वहां पर जो भी पुरानी सोसाइटी होगी, समझना, इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब दो प्रभावित सोसाइटी मतलब अकेले अकेले सोसाइटी है, अब ये मिलकर क्या बनाए हैं, परिणामी सोसाइटी बनाए हैं। परिणामी सोसाइटी बनाए हैं तो इनका रजिस्ट्रीकरण पहले अलग हुआ रहा होगा, इनका रजिस्ट्रीकरण पहले अलग रहा हुआ होगा। अब ये दोनों आएंगे, क्या करेंगे, दोनों मिलकर परिणामी सोसाइटी बनाएंगे। तो भाई इनका पंजीयन जो पहले अकेले हुआ था, इसका पंजीयन जो पहले अकेले हुआ था, इस रजिस्ट्रीकरण को तो रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो आप अकेले नहीं रहे, अब तो आप क्या बन गए हो, सम्मिलित रूप से एक बोल सकते हैं आप परिणामी सोसाइटी बन गए हो। इसीलिए उनकी रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। कुल मिला के ये बोल रहा है कि जो भी प्रभावित सोसाइटी है वो अगर परिणामी सोसाइटी बनता है तो उनकी रजिस्ट्रीकरण को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। जो पुरानी रजिस्ट्री हुआ है प्रभावित सोसाइटी में थे तब का। क्लियर है, ठीक। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं जितना हो सकता है नॉर्मल आपको लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। तो आप जितना हो सकता है उसको प्लीज, जितना आप आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, तो आप अपने साथ, फिर से बोल रहा हूं, पीडीएफ को रखिएगा ही, ठीक है। डायरेक्ट पीडीएफ से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं समय कम है, तो आप समझते समझते ही दिन निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, तो आप पढ़ोगे ही कब। चलिए अगला देखते हैं कि 16, ये है आपका धारा 16 था। अब हम देखते हैं धारा 16 का 16 का क्या बोलता है, सोसाइटी का सहयोग, ठीक। कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है, सोसाइटी किसी भी मामले में राज्य सरकार या उसके उपक्रम को विशेष कारोबार, वित्त, औद्योगिक विनिधान, विपणन और प्रबंधन में सहायता करेगी। कहने का मतलब यह है कि जो सहकारी सोसाइटी है वो राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी भी उपक्रम को, चाहे वो औद्योगिक विनिधान के बारे में, औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आप समझ लीजिए ये बात हो, या विपणन मार्केटिंग के बारे में अगर हो, या किसी विशेष कारोबार के बारे में हो, या अगर वित्त प्रबंधन या वित्त से संबंधित कोई मामला हो, ऐसे मामलों में वो राज्य सरकार को क्या करेगी, सहायता देगी। क्लियर, बस इतना ही आप समझिए। उसके बाद है आपका 16 का सोसाइटी की भागीदारी। सोसाइटी की भागीदारी आप समझिएगा, सोसाइटी की भागीदारी का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक सोसाइटी, जब दो या दो से अधिक सोसाइटी उपस्थित तथा मतदान करने वाले बहुमत से, देखिएगा जब दो या दो से अधिक सोसाइटी क्या करती है, ये ऐसे समझिएगा, एक नया, मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक नई सोसाइटी है, वो नया संगठन बनाना चाहती है, ठीक। संगठन मतलब एक परिणामी सोसाइटी समझ लीजिए, एक नया संगठन बनाना चाहती है और पहले से दो या दो से अधिक सोसाइटी है, समझ रहा, और मान लीजिए इसका उद्देश्य और इसका उद्देश्य लगभग सेम आ रहा है, तो ये जो सोसाइटी है, दो या दो से अधिक सोसाइटी, दो या दो से अधिक सोसाइटी क्या करेंगी, अपने में उपस्थित तथा मतदान करेंगी बहुमत से, और ये फैसला लेंगी कि जो भी नया संगठन बन रहा है उसकी क्या करे, उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम इसमें भागीदारी दे, अपना हम इसमें क्या करें, कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ मदद करें। क्लियर, दो या दो से अधिक सोसाइटी, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, उपस्थित तथा मतदान करने वाले बहुमत से किसी नए संगठन में अपनी भागीदारी देगी। क्लियर है, ठीक। इसको शॉर्ट में समझाया हूं मैं, आप उसको और अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 16 का ग, ठीक है। 16 का सी देखते हैं, लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति है। जैसे कोई भी सोसाइटी, कोई भी प्रभावित सोसाइटी मिलकर अगर परिणामी सोसाइटी बना रहे हैं, मतलब अगर दो या दो से अधिक सोसाइटी मिलकर एक नई परिणामी सोसाइटी बना रहे हैं, या एक सोसाइटी टूटकर नई सोसाइटी बना रहे हैं, या कोई एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी के अंश को, इसके दायित्व को, उसके लायबिलिटीज को अगर वो ले रही है आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से, तो इस प्रकार से क्या बन रहा है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये परिणामी सोसाइटी बन रहा है। तो इस प्रकार की जब सोसाइटी बनती है, इस प्रकार की जो परिणामी सोसाइटी बनती है, तो इस प्रकार की जो योजना होती है, तो भाई ये एक परिणामी सोसाइटी बनेगी, तो इसके लिए स्कीम कौन लाएगी, इसके लिए तो स्कीम राज्य सरकार ही लाती है ना, कि आप इस प्रकार से कर सकते हो,
ये प्रकार का जो 4 प्रकार आप पढ़ नहीं रहे हो, ये तरीका कौन कौन सा होना चाहिए, कौन कौन सा स्कीम होना चाहिए, कैसे किया जा सकता है, इन सभी प्रकार की स्कीम, इन सभी प्रकार की योजना को लाने का अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का तो होता है ना। तो पुनर्गठन की योजना या पुनर्गठन स्कीम, इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्गठन स्कीम लाने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य सरकार को दी गई है। और राज्य सरकार अगर लोक हित में उसको सही लगता है कि किसी भी सोसाइटी को परिणामी सोसाइटी में बदला जा सकता है जो कि लोक हित के लिए अच्छा हो, तो अगर वो आवश्यक समझे तो पुनर्गठन स्कीम लाया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? राज्य सरकार को अगर लगे कि किसी भी सोसाइटी के पुनर्गठन से लोक हित हो रहा है और अगर उनको आवश्यक लगता है राज्य सरकार को, तो वो क्या कर सकती है? पुनर्गठन योजना या पुनर्गठन स्कीम ला सकती है। क्लियर? परंतु आरबीआई के मामले में नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई के मामले में अगर पुनर्गठन करना होगा तो पुनर्गठन स्कीम जो है वो आरबीआई के पूर्व अनुमति से ही मंजूरी किया जाएगा, क्योंकि वो सहकारी बैंक है। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं, यही लिखा देखिए, लोकहित में पुनर्गठन बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है। ठीक, तो पहला क्या था? अब देखिए, लोकहित में है नहीं, ये राज्य सरकार कैसे पता चलेगा उसको? तो राज्य सरकार क्या करती है? रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगती है कि आप जो ये आपके पास आया है उसकी रिपोर्ट मांगती है कि क्या क्या कार्य हुआ, ये क्या क्या आवेदन है, सबकी रिपोर्ट मांगती है राज्य सरकार। और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार लोकहित में क्या करती है? आवश्यक समझने पर क्या पुनर्गठन स्कीम या पुनर्गठन योजना क्या करती है? जारी करती है। क्लियर है? दूसरा, आदेशों या बनाई गई जो भी आदेश है, राज्य सरकार जो भी स्कीम बनाया है या जो भी आदेश निकाला है, पुनर्गठन स्कीम निकाला है या पुनर्गठन के लिए जो आदेश बनाया है, उस पुनर्गठन स्कीम को राज्य सरकार स्वयं से निरस्त कर सकती है। मतलब बनाती भी राज्य सरकार है और बिगाड़ती भी राज्य सरकार ही है। जो बनाएगा वही तो बिगाड़ेगा ना। समझ रहे? तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों हेतु बाध्य होंगे। मतलब राज्य सरकार जो भी आदेश बनाएगी या जो भी बोल सकते हैं आप पुनर्गठन स्कीम लाएगी, वो जो भी पक्षकार होंगे, जो भी ये सब काम कर रहे होंगे, उनके लिए वो बाध्य होगा। ठीक है? कोई स्वविवेक शक्ति नहीं, उनके लिए बाध्य होगा। चौथा, प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण हेतु राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो पुनर्गठन स्कीम राज्य सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, ये किसी एक सोसाइटी के लिए नहीं है, ये समस्त सोसाइटी के लिए ये नियम लागू होता है। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है इसको राज्य सरकार के द्वारा, जिससे कि एक देखिए, राजपत्र में प्रकाशित करने का सबसे अच्छा और बोल सकते हैं सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि आप हर सोसाइटी को एक एक करके लेटर नहीं भेज सकते। इसके लिए क्या किया जाता है? एक बार राजपत्र में प्रकाशित करा दो, और राजपत्र में प्रकाशित हो गया मतलब वो सब। अब आप ये मतलब नहीं है कि कोई देखे चाहे मत देखे, राजपत्र में प्रकाशित हो गया मतलब ये समझा जाता है कि सभी के लिए वो सोसाइटी, सभी सोसाइटी के लिए लागू हो चुका है, चाहे वो सोसाइटी उस राजपत्र को पढ़ी हो चाहे मत पढ़ी हो। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला है धारा 18, रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। ठीक, तो जो भी सोसाइटी इस योजना के अंतर, इस परिणामी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी सोसाइटी अगर नॉर्मल अपना रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, पंजीयन करवाई होगी, तो किस किस बेस पे उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक, तो पहला देखिए, कोई सोसाइटी अगर अपनी संपत्ति या दायित्व किसी अन्य संपत्ति सोसाइटी को हस्तांतरित कर दे। क्लियर है? तो जो भी परिणामी सोसाइटी है, जो 4 प्रकार से किसी भी सोसाइटी को परिणामी सोसाइटी बनाया जा सकता है। अभी देखिए ना, परिणामी सोसाइटी मतलब क्या होता है? सोसाइटी, एक सोसाइटी से अधिक मतलब एक से अधिक सोसाइटी आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। देखिए उसी क्या बोल, देखिए ना, एक से अधिक सोसाइटी ही तो है ना पूरा। तो जब आप एक से अधिक सोसाइटी मिलकर आपस में एक दूसरा सोसाइटी बना लेते हो, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो पुरानी सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड हुई है, जो पुरानी समिति है, जो पंजीकृत हुई है, वो तो ऑटोमेटिक ही रद्द हो जाएगा। ठीक, देखिए कैसे है, कोई सोसाइटी अपनी संपत्ति या दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को ही हस्तांतरित कर दे, खत्म, रद्द। ठीक, दूसरा, किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलित हो जाए तो भी से खत्म। तीसरा, स्वयं को 2 या 2 से अधिक सोसाइटी में विभाजित कर दे तो भी से खत्म। क्लियर? तो बहुत आसान है। अब यहीं पे बात आती है, ये धारा 18 है, अब बात आती है धारा 18 का,
कि किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त किया जाना। रद्द और समाप्त में अंतर है। रद्द मतलब होता है कि वो अच्छे काम के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सोसाइटी का पुनर्गठन होके बाद वो परिणामी सोसाइटी बनी तो रद्द कर दिया गया। अब यहां पर क्या बात कर रही है, समाप्त। समाप्त मतलब होता है अगर वो गलत चीज आपके सामने पेश किया हो तो आप पूरी तरीके से उसके जो लाइसेंस है बोल सकते हैं, उसके जो पंजीयन है उसको समाप्त कर दोगे। जैसे एक सोसाइटी अगर रजिस्ट्रीकरण के समय, अगर वो पंजीयन करने के समय जो आवेदन है आपको दिया है और आवेदन में अगर इलीगल रूप से अगर वो कोई भी प्रकार का दस्तावेज दिया है तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण को क्या कर दिया जाता है, रद्द नहीं बोल रहा हूं, रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? यदि रजिस्ट्रार को समाधान हो जाए, और ये तब किया जाएगा जब रजिस्ट्रार को लग जाए कि हाँ भाई ऐसा सही में किया गया है। क्या किया गया है, कोई सोसाइटी उसके आवेदकों के द्वारा दुरुपदेशन, गलत आदेश, इसका मतलब होता है गलत तरीके से किसी भी प्रकार का आदेश देना, ठीक, के आधार पर पंजीकृत किया गया हो। कुल मिला के बोल रहा है कि अगर कोई सोसाइटी गलत दस्तावेज देकर अपना क्या किया था, पहले पंजीकृत किया था या पहले अपना पंजीयन कराया था, तो ऐसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरा, सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हो, जिस उद्देश्य के लिए सोसाइटी को खोला गया था उस उद्देश्य की अगर पूर्ति हो गई हो, उसका कार्य हो चुका होगा तो भी इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तीसरा, जिन प्रयोजन हेतु सोसाइटी का पंजीयन किया गया, जो भी उद्देश्य से, अगर जैसे मान लो मैं बोलूंगा कि मैं कॉपी बेचने के लिए समिति बना रहा हूँ, सोसाइटी बना रहा हूँ, तो मेरा उसी उद्देश्य से सोसाइटी को क्या किया गया, कॉपी बेचने के लिए पंजीकृत किया गया। अब मान लीजिए तो पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं मान लो अगर कॉपी ही नहीं बेच पा रहा हूं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके प्रमुख संप्रवर्तक जो उस सोसाइटी के प्रमुख होंगे तथा सोसाइटी के सदस्यों की सुनवाई के, उनको क्या किया जाएगा, उनको सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा कि आप अपने जो उद्देश्य था आपकी जो सोसाइटी का, उस उद्देश्य को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो या हट के काम कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में जो सोसाइटी है उसके प्रमुख को बुलाया जाएगा, उसके सदस्यों को बुलाया जाएगा और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो सुनवाई का अवसर देने के बाद सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर? ठीक। चौथा क्या है, सोसाइटी में सदस्यों की संख्या ज्यादा हो, तो देखिए ये तो तब किया जाएगा जब सभी सदस्यों को बुला लिया जाएगा और उनको सबको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी सोसाइटी में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो रजिस्ट्रार और मान लो कोई अलग जगह पे रह रहे हैं, कोई सदस्य कोई कहीं दूसरे जगह पे चले गए हैं, वर्तमान में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या सभी को बुलाना पॉसिबल है? क्या मान लो बहुत कई सारे लोग हैं वहां, क्योंकि किसी भी सोसाइटी में मिनिमम संख्या 10 होती है, लेकिन मैक्सिमम कहीं पे नहीं लिखा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो चलिए मैं बात करता हूं, क्या 1000 है, तो क्या 1000 लोगों को बुलाया जाएगा क्या? नहीं। तो जब किसी भी सोसाइटी में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और अगर उनको उनके रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करना है इस किसी भी वजह से, ठीक, तो ऐसी स्थिति में उसको लोग बोल सकते हैं, जो लोग ऐसा बोल सकते हैं, पेपर में क्या कर दिया जाता है, उसको छपवा दिया जाता है। ठीक है, और छपवाने के बाद यह समझा जाता है कि वो सभी सदस्यों के पास क्या पहुंच गया है, ऑटोमेटिक पहुंच गया इसकी सूचना। क्लियर है? अब उन सबको एक एक करके तो बुलाएंगे नहीं, एक बोल सकते हैं आप जन सूचना जारी कर दिया जाता है पेपर में छपवाकर, और ऐसा बोल दिया जाता है कि आपको सुनवाई का अवसर दिया गया था, एक एक करके किसी को भी ये आवेदन नहीं दिया जाता कि आपको इस दिन बुलाया गया है, इस दिन बुलाया गया है। एक बार बोल सकते हैं आप जन सूचना जारी करके क्या कर दिया जाता है, एक भेज दिया जाता है, और यही समझा जाता है जन सूचना में कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर दिया गया है, सूचना भेज दिया गया, भले उसके पास पहुंचा हो ना पहुंचा हो, ये उसकी गलती, हम तो जन सूचना जारी कर दिए ना। क्लियर है? ठीक। अगला है, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये बस बता रहा हूं। अगला है ये इंपॉर्टेंट है, दस्तावेज, संपत्ति, पुस्तक, अभिलेख आदि का क्या करना। अब देखिए कोई भी सोसाइटी का अगर आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को समाप्त कर रहे हो, अगर आप कोई भी सोसाइटी को रद्द कर रहे हो, उसके रजिस्ट्रीकरण को, उसके पंजीयन को, तो ऐसे में सोसाइटी जब पंजीकृत करने के लिए या पंजीयन कराने के लिए अपना आवेदन दी होगी, और आवेदन मतलब को पूरा का पूरा, जैसे कुछ संपत्ति है, जमा होगी संपत्ति, कोई दस्तावेज होगा, कोई अभिलेख होंगे, कई सारी चीजें होंगी जो संपत्ति जो सोसाइटी के पास होगी।
ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, तो उनको याद रखेगा, उनके जो दस्तावेज हैं, उनके जो अभिलेख है, उनके जो भी संपत्ति है, उनको 1 साल के अंदर सोसाइटी की जितने भी सोसाइटी हैं उनको वापस करना अनिवार्य है। कितने साल के भीतर? 1 साल के भीतर। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। परंतु रजिस्ट्रार चाहे तो उसकी स्वविवेक शक्ति है कि 1 साल को बढ़ाकर 3 साल भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है कि वो 1 साल को बढ़ाकर 3 साल भी कर सकता है। जो उनके अभिलेख है, दस्तावेज है, संपत्ति है, इन सभी को जो वापस करना है 1 साल के भीतर किया जाएगा। परंतु रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है कि वो 1 साल को बढ़ाकर 3 साल भी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके धारा 16 के अंतर्गत 16 भी है, 18 भी है, इन दोनों को। अगले क्लास से हम उसके कार्य एवं दायित्व को सभी को देखने वाले हैं, सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं उसको। उम्मीद कर रहा हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।